everyone, welcome and learning with सौरभ। इन दिस सीरीज़ ये हमारा चौथा लेक्चर होगा। पहले 3 लेक्चर्स में हम क्लास 10th के साइंस के मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत ही बेसिक देखा था। सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं किया है। सेकेंड लेक्चर में हमने मेटल की अगर हम उसको एयर में बर्न करें तो वो कैसा बिहेव करेगा, क्या आउटकम्स आएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने इसका बिहेवियर, मेटल का बिहेवियर वाटर के साथ कैसा होगा, हमने देखा था कि कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ, कुछ मेटल हॉट वाटर के साथ और कुछ मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा जिसमें हम ये बात करने वाले हैं कि मेटल बेसिकली एसिड्स के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का पूरा लेक्चर रहेगा जिसके बारे में हम ये बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, और हम सेशन 2023-24 के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 10th के ऊपर ये पूरा का पूरा सिलेबस या कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है। मोस्टली मैं लगभग सारे चैप्टर्स के आपका नोट्स लेके आऊँगा, ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा। ओके, चलिए तो सीधा आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो क्या होता है जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और क्या सभी मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराना सही होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो हमको पता है कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो जैसे हमको पता है कि अगर मैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है मेरा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है मेरा सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है मेरा एल्यूमिनियम, फिर आता है मेरा जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, देन योर सिल्वर, देन गोल्ड। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। हमको पता है कि अगर हम इस तरफ जाएं तो रिएक्टिविटी जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहती है। ठीक है, एंड दिस साइड इट इज़ द लोवेस्ट। ठीक है, तो देखिए, हम पोटेशियम, सोडियम और मोस्ट प्रोबेबली कैल्शियम, इन तीनों को एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कराते। ये बात सीधी सीधी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। ठीक है, कि पोटेशियम और सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली बिहेव करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये कोल्ड वाटर के साथ ही वायलेंटली बिहेव करते हैं। तो आप फिर इमेजिन कर सकते हैं कि ये एसिड के साथ कैसे बिहेव करेंगे। कैल्शियम, इवन कैल्शियम भी नॉर्मल वाटर के साथ जो है वो हीट रिलीज़ करता है। इट इज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट नहीं रिलीज़ करता, बट करता है। तो एसिड के साथ भी ये बहुत हीट को रिलीज़ कर सकता है। इसलिए हम इसके रिएक्शंस पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के साथ जो है वो नहीं देख रहे हैं। हम सीधा जो इसके रिएक्शंस है वो स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हम इनके बारे में बात करेंगे ज़्यादा। ओके, तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी है, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 3.11। और वो एक्टिविटी क्या बोलती है? ये एक्टिविटी बोलती है कि आप एक टेस्ट ट्यूब ले लें। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl। देखिए, हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हम सबसे पहले कौन सा एसिड लेंगे? हम लेंगे डाइल्यूट HCl के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखेंगे कि हम HNO3 को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, हम HNO3 को भी यूज़ करेंगे आगे, बट हम देखेंगे कि जब HNO3 को यूज़ करते हैं तो कुछ अलग तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। ये सेम उस तरीके के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे जैसा कि HCl में बन रहे थे। ठीक है, इस चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो हमने डाइल्यूट HCl ये ले लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक थर्मोमीटर को भी हमको लेना है। ठीक है, थर्मोमीटर अब क्यों ले रहे हैं? वाई वी आर टेकिंग दिस थर्मोमीटर? थर्मोमीटर इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकें। देखिए, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाला है, तो यहाँ से हीट निकल के बाहर आएगी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी यहाँ पे अलग से लिख लेना ठीक होगा। इस चीज़ को यहाँ पे अलग से लिख लीजिए।
कि जब एक मेटल को हम डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ जब हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हमको देगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको याद रखनी है। तो आगे हम देखते हैं कि रिएक्शंस किस तरीके से काम करेंगे। देखो, वापस इस एक्टिविटी में आता हूँ कि इस एक्टिविटी में बेसिकली बोला क्या गया था कि एक टेस्ट ट्यूब में हमको डाइल्यूट HCl हमने लिया हुआ है और उसमें हमने थर्मोमीटर लगाया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले हम मैग्नीशियम को इसके अंदर डालेंगे, फिर हम एल्यूमिनियम को डालेंगे, जिंक को डालेंगे, आयरन को डालेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फिर हम ये भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, इस पूरे एक्टिविटी में हम कॉपर को भी लेंगे, ठीक है, ताकि इससे हमको थोड़ा सा रिएक्टिविटी के बारे में भी आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है रिएक्टिविटी सीरीज़ पे, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको याद रहे। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, वो भी हम अगर लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में शायद वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मेरे पास है मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में। ये हम पहला रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम 4 रिएक्शन देंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के लिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में मैंने ले लिया है और इसको मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा, जो कि ऑब्वियसली मेरा एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। जैसे ही ये मैं रिएक्ट कराता हूँ, मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलके बना लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। ओके, अब सेम रिएक्शन आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमने क्या लिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम ले लिया हमने सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं। जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा, जैसे यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड मिल रहा है, बस उसी तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल के आएगी। अगर इक्वेशन को मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, हियर इट विल कम 6 एंड हियर इट विल बी 2। ओके, नाउ तीसरे इक्वेशन में अगर हम जाएं तो जिंक है, जिंक को हम सिंपली HCl से अगर हम कंपेयर करें तो ये हो जाएगा, ये होगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, फाइन। और आयरन के साथ ये हमारा चौथा रिएक्शन है, आयरन के साथ, दैट इज़ 2Fe। मैं सीधा बैलेंस करते हुए लिख रहा हूँ, ये सॉलिड फॉर्म में है, रिएक्शन होने के बाद ये बनेगा आयरन क्लोराइड FeCl3 which is aqueous and hydrogen gas। तो ये थे 4 इक्वेशंस, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक्टिविटी में जो आपसे पूछना चाह रहा था, ये पूछना चाह रहा था कि भाई सबसे ज़्यादा गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है, वो कहाँ पे निकली और सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे फॉर्म हुई, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो हाइड्रोजन गैस आपको बबल के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रही है यहाँ पे तो वो आपको बबल के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगी। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू सी इन द फॉर्म ऑफ बबल। ये आपको बबल के फॉर्म में दिखेगी। तो सबसे ज़्यादा किस में दिखेगा, ये सबसे ज़्यादा ये दिखेगा मैग्नीशियम में, फिर दिखेगा ये एल्यूमिनियम में, फिर दिखेगा ये जिंक में, और फिर लास्ट में दिखेगा आयरन में। और सेम अगर मैं बात करूँ हीट की,
ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं या हीट की बात करूं, दोनों में मुझे सेम तरीके के ही रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी का सीरीज ही ऐसा है इनका। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने बोला था कॉपर को भी लेना है, बट आपने कॉपर के बारे में बात नहीं की। हाँ बिल्कुल, हमने कॉपर के बारे में बात नहीं की है, तो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। कॉपर को जब अगर मैं रिएक्शन में लिखता हूँ, इसको आप स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से। कॉपर को जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन। ठीक है, आप देख ही सकते हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही मतलब नीचे लेवल पे है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं है। ठीक है, तो ये आई होप ये जो फर्स्ट स्लाइड हमने यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें हम जो मेटल हैं उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो इस बारे में जितने भी बातें थी वो यहाँ पे हमने लिख दी हैं। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने बोला था कि सिर्फ डाइल्यूट HCl के बारे में बात नहीं करनी, हमको यहाँ पे ना HNO3 के बारे में भी बात करनी है। HNO3 आप सबको पता है एक नाइट्रिक एसिड है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो मैं एसिड लेने वाला हूँ, ठीक है, ये मैं लेने वाला हूँ, उसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पे जो मैं एसिड लेने वाला हूँ, ये मैं लेने वाला हूँ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड के बारे में हमने क्यों बात की, क्यों ये दिया है हमको, तो देखो हमको ऐसा लग सकता है कि सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस दे रहा था, तो सभी एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस दे रहा होगा। ठीक है, बट दैट इज नॉट द केस विथ नाइट्रिक एसिड, इसलिए तो हमको नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड, व्हाई नाइट्रिक एसिड इज सो स्पेशल, क्यों ये हाइड्रोजन गैस नहीं बना रहा भाई। ठीक है, तो देखो नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इस बात को आप लिख लेना यहाँ पे, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में इसको बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो हम ऑक्सीजन को प्लस करते हैं या तो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, या तो हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं या तो हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी है तो अभी तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया, ये हम देख के अभी जज कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। चलिए देखते हैं। अब चूँकि HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है भाई, जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन देता है। ठीक है, सामने वाले बंदे को ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, वो हुआ ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करवाता है, जो प्रोसेस को करवा रहा है। एजेंट का काम क्या होता है, प्रोसेस को करवाना। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज करवा रहा है। अब सोचो किसको करवा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे जिंक का। अगर हम जिंक मेटल को HNO3 में डालें तो क्या बनेगा पता है, तो हमको पता है सर सॉल्ट तो बनना ही बनना है। ठीक है भाई, बना लो जिंक नाइट्रेट बन गया, जिंक नाइट्रेट सॉल्ट तो आ गया। अब सर क्या हो रहा है, अब देखो नियम से क्या बनना चाहिए था, हाइड्रोजन गैस तो बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीजन की सप्लाई लेके बैठा हुआ है। ये हाइड्रोजन को दे देगा ऑक्सीजन और उसको बना देगा पानी, वाटर। ठीक है, अब ये खुद क्या था, ये खुद था NO3। क्या था ये खुद था NO3। तो ये अपने आप को रिड्यूस करके क्या बना लेगा, NO2। यस करेक्ट, NO2। ठीक है, तो देखो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनका काम क्या है ये समझो। ठीक है, उनका काम क्या है ये समझो। ठीक, ये खुद को HNO3 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होके
सामने वाले बंदे को क्या कर रहा है, सामने वाले बंदे को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई नाइट्रिक एसिड डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन गैस, तो आप बोलिए कि भाई जो ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, इसने क्या किया पता है, इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो चाहे तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हैं कि इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन into H2O and reduces into NO2, खुद NO2 में रिड्यूस हो जाता है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब सर और भी पढ़ना है क्या इसमें रिएक्शन? हाँ भी पढ़ने हैं, बिल्कुल पढ़ने हैं। ठीक है, तो जिंक के बाद सर और किस किस का हम रिएक्शन पढ़ सकते हैं? तो देखो जिंक के बाद वैसे तो आयरन है, ठीक है, टीन है, लेड है, कॉपर है, ठीक है, मर्क्यूरी है, तो हम कॉपर देख लेते हैं और सिल्वर देख लेते हैं। ठीक है, कॉपर और सिल्वर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते लेकिन ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं सिल्वर। सिल्वर अगर HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है तो ये बनाता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NO2, क्योंकि खुद रिड्यूस हो गया है और उसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया है, इसलिए बन गया वाटर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, दैट इज कॉपर। कॉपर HNO3 ये बना देगा, जैसे जिंक नाइट्रेट बना, सिल्वर नाइट्रेट बना, वैसे यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 4 आ जाएगा, दिस इज 2NO2 2H2। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब क्वेश्चन उठ सकता है, सर क्या सारे मेटल जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्या ये सभी मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे? सब यही ऐसा ही केस होगा? तो माय आंसर विल बी नो। यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, क्या है यहाँ? एक्सेप्शन है। आप पूछोगे सर कौन कौन से 2 मेटल हैं जो एक्सेप्शन कर रहे हैं? तो ये हैं मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। यस, है ना? अरे मैग्नीज का सिंबल है कैपिटल M स्मॉल n। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन लिख देते हैं दोनों का। अगर मैग्नीशियम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीज भी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देखिए क्या क्या रिएक्शंस बनते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे HCl में बन रहा था। ये Mg और NO3 मिलके बना लेंगे मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और यहाँ बन जाएगा ये मैग्नीज नाइट्रेट MnNO3 ट्वाइस। ठीक है, चलिए देखिए अगर आप NCERT प्रेफर करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इक्वेशंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, NCERT में तो सिंपली ये लिख दिया गया है कि आप इसके लिए इक्वेशंस लिख लीजिए, राइट द इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ऐसा करके डायरेक्ट लिख दिया गया है। ठीक है, बट हम यहाँ पे उस चीज़ को डिटेल में डील कर चुके हैं एक्चुअली में। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक है एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया जिसको हम रॉयल वाटर भी बोला जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के बोलना चाहिए कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इट्स अ किंग ऑफ एसिड्स अगर आप बोलें तो। हिंदी में एसिड को अम्ल बोलते हैं और इसको अम्लराज बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए तो देखिए मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, ये टॉपिक तो हमारा हो गया है, बस हमको एक एक्स्ट्रा एक ही टॉपिक पढ़नी है, दैट इज एक्वा रेजिया। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको। एक्वा रेजिया, ठीक है, एक्वा रेजिया।
ओके, तो एक्वारेजिया बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका एक्चुअल में मतलब है रॉयल वाटर, ठीक है। अब ये बना कैसे है, तो ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, एंड आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, इन दोनों से मिलके ये बना हुआ है। अच्छा सर, इसको बनाने के लिए कुछ रेशियो भी रखना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, आपको 3 पार्ट्स रखने हैं या 3 रेशियो रखना है HCl का, और 1 रेशियो रखना है HNO3 का, ठीक है। तब कहीं जाके आपका ये एक्वारेजिया बनेगा। ये एक्वारेजिया दिस इज सो स्ट्रॉन्ग, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, या इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बोलना तो ठीक वर्ड नहीं है, इट्स अ हाईली कोरोसिव यू कैन से, ठीक है। इट इज़ अ हाईली कोरोसिव, बहुत ही ज़्यादा हाईली कोरोसिव ये होता है, और ये इतना ज़्यादा हाईली कोरोसिव है कि ये डिसॉल्व कर देता है। किसको डिसॉल्व कर देता है? गोल्ड को, प्लैटिनम को, ठीक है। जिसको कोई भी सिंगल एसिड, ठीक है, अलोन बेसिस पे अकेले कोई भी एसिड गोल्ड को, प्लैटिनम को डिसॉल्व नहीं कर पाता, बट इस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बो है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से कर जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत ज़्यादा, अच्छा इसी चीज़ को आप याद रखना, ये बहुत ज़्यादा हाईली कोरोसिव है, ठीक है। इट इज़ अ हाईली कोरोसिव, मेन हाईलाइट आपको याद रखना है, इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड इट्स अ फ्यूमिंग लिक्विड, है ना, फ्यूमिंग लिक्विड। ऐसा लिक्विड है जैसे धुआं निकलते रहता है, फ्यूम निकलते रहता है, ठीक है। तो ऐसा हम जब मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, वहाँ पे केमिस्ट्री की लैब वगैरह दिखाई जाती है और ट्यूब्स वगैरह से धुआं निकलते रहता है, तो ये कुछ उस तरीके का ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने बात कर ली है कि मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि मेटल को अगर मैं किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबा दूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम पढ़ने के वाले हैं, ठीक है। चलो, ओके, आई थिंक आई हैव टेकन अ एक्स्ट्रा शीट। अच्छा, अब मुझे अगर ये एक्स्ट्रा शीट मिली है तो हम क्या कर सकते हैं पता है, हम यहाँ पे रिएक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं। इसके पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, हम थोड़ा सा रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गूगल पे आपको ये मेमोनिक आपने सुना ही होगा, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ लेजी ज़ेब्रा, ओके, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। तो दिस इज देयर, तो लिख देता हूँ मैं इसको, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ लेजी ज़ेब्रा, इंस्टेड try learning how copper saves gold। अब देखिए, प्लीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ जो है वो पोटेशियम के लिए है, ठीक है। पोटेशियम मैं पूरा नहीं लिखूँगा, S इज़ फॉर सोडियम, ठीक है। कॉलिंग मीन्स कैल्शियम, ठीक है। देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन लेजी ज़ेब्रा, ज़ेब्रा स्टैंड्स फॉर जिंक, इंस्टेड फॉर आयरन, ट्राई मीन्स टीन, लर्निंग इज lead, how is hydrogen, copper is copper only, saves is silver, and gold is gold. Okay, so potassium is K, sodium is Na, calcium is Ca, magnesium is Mg, aluminium is Al, zinc is Zn, iron is Fe, tin is Sn, lead is Pb, hydrogen is H, copper is Cu, silver is Ag, and this is Au. ठीक है, फाइन।
Okay, now you must be thinking कि why we are writing sodium Na. ठीक है, so why we are writing like that. So this is a very basic thing, I hope you people must be knowing it, but फिर भी देख लेते हैं. पोटेशियम का जो एक्चुअल में नेम होता है ना, वो केलियम होता है. ठीक है, तो इसका एक्चुअली लैटिन में ये नेम्स दिए थे, तो ये कैलियम होता है. इसका नाइट्रियम होता है, दिस इज नाइट्रियम. ओके, दिस इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन दिस इज फेरस, देन दिस इज स्टैनम, दिस इज प्लम्बम, and this is argentum and aurum. Okay, so I will not go in that much detail. ये आपको ऑलरेडी पता होगा. इट इज़ जस्ट फॉर अ रिविजन पर्पस. फाइन. रिएक्टिविटी सीरीज हमको याद रखनी है. जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे, इट विल ऑलवेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, इतनी चीज़ हमको पता होनी चाहिए. चलिए, अब लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक कि जब कोई मेटल है, ठीक है, उसको हम एक मेटल सॉल्ट के सल्यूशन, देखिए मेटल का सॉल्ट समझिए, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम क्या है? मेटल है ना. मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? सॉल्ट है. तो मेटल का सॉल्ट. ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर मेटल है, मेटल का सॉल्ट. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं. ये एग्जांपल का एक सेटअप यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है. ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है ये डायग्राम. तो सबसे पहले वन अ मेटल रिएक्ट्स. ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो मेटल क्या है, वो मेटल आयरन है. हम ले लेते हैं एक आयरन जो कि क्या है, हमारा मेटल है. ठीक है, फिर बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट. मैं एक मेटल सॉल्ट ले लेता हूं, कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट ये हो गया मेरा मेटल सॉल्ट. मेटल सॉल्ट. ठीक है, आयरन मतलब हो गया मेरा Fe, कॉपर सल्फेट हो गया मतलब मेरा CuSO4. ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सेंस कलर कैसा होता है, ये इसका कलर जो होता है ब्लू कलर में होता है. ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्लू कलर है तो ब्लू कलर में ही ले लेते हैं. ठीक है, तो याद रखिए कॉपर सल्फेट जो कैसा होता है, ये ब्लू कलर में होता है. ये ब्लू कलर में होता है. ठीक है, तो देखिए ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई ब्लू कलर का सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट, उसमें आपने आयरन की नेल को डाल दिया है. ठीक है, आपने क्या किया, आयरन की नेल को डाल दिया. हम भी वही कर लेते हैं. तो ये हमारा आयरन है, इसको हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस सोल्यूशन है, इसके अंदर हमने इसको डाल दिया. और याद रखेंगे कॉपर अभी कैसा कलर का है, कॉपर सल्फेट अभी ब्लू कलर का है. ये सोल्यूशन जो है हमारे पास वो ब्लू कलर का है. और आयरन के जगह पे हमने एक्चुअल में ली है आयरन की नेल. ठीक है, अब थोड़े देर बाद, अब देखिए ऐसा तो नहीं कि ये रिएक्शन हम पहली बार पढ़ रहे हैं. ठीक है, वैसे तो हम ये रिएक्शन पहली बार पढ़ चुके हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी देख लेते हैं कि हो क्या रहा है. अब आप अभी रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जस्ट इसके पहले. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज को रिवाइज करें, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास दो हैं, एक आयरन दिख रहा है यहाँ पे आपको. ठीक है, ये हो गया मेरा आयरन और ये हो गया मेरा कॉपर. अब आप दोनों में कंपेयर करिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है. आपको समझ में आएगा यार कि आयरन जो है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. तो बस, तो आयरन क्या करेगा, आयरन विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. ये आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही निकाल देगा और खुद उसकी जगह जाके बैठ जाएगा. तो ये बना लेगा, ये क्या बना लेगा, अब ये जो बना लेगा हम उसी कलर में इसको लिखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये बना लेगा आयरन सल्फेट. एंड यस, इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा. ठीक है, ये ग्रीन कलर का होगा. और बेचारा कॉपर जो है वो हमको साइड में अकेले मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये जो आयरन सल्फेट यहाँ पे बना हुआ है, ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है. ठीक है, लाइट ग्रीन होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं होता. जितना ग्रीन मैंने ले लिया है उतना नहीं होता है, एक्चुअली बहुत लाइट ग्रीन होता है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कॉपर गया कहाँ. तो ये कॉपर जो है ना, ये डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, ये डिपॉजिट हो जाता है किसके ऊपर, कॉपर डिपॉजिट्स ऑन नेल. आयरन नेल जो है इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाती है. इसलिए देखिए आयरन का जो नेल है ना, इसका कलर भी चेंज हो जाता है. ठीक है, आयरन के नेल का भी जो कलर है वो चेंज हो जाता है. और अब आप सबको पता है कि इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, यू पीपल नो इज इट वेरी वेल. इस इक्वेशन को बोला जाता है या इस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम उल्टा कर लें तो हम आयरन सल्फेट में कॉपर कर लें तो, मतलब यहाँ जो हमें आउटपुट मिला हम वैसे ही कर लें, ठीक है। हम आयरन सल्फेट ले लेते हैं और इसके ऊपर अगर हम कॉपर डाल दें तो क्या होगा, तो भाई आयरन तो वैसे ही ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा एंड हैंस यू विल नॉट सी एनीथिंग, देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज वी हैव डन सो फार। चलिए, तो एक मेटल सॉल्ट के अंदर किस तरीके से बिहेव करता है ये हमने समझ लिया है, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड ये जितनी भी हमने बात की ना, ये एक्टिविटी नंबर 3.12 के अंदर आती है, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको एनसीईआरटी एक बार रीड करिए। देखिए एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ को प्लीज़ इग्नोर ना करें कभी भी, इनको बहुत ध्यान से पढ़ें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो वो एक्टिविटी के थ्रू ही बताते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखे होते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं, ये वाला टॉपिक हमारा हो चुका है, ओके। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वाई सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, तो हमको पता है कि सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और अगर हम उसको नॉर्मली रखेंगे, एयर में रख देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सो दैट इज़ वाई वी कीप इट इनसाइड द केरोसिन, ठीक है। अच्छा, आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन, तो आई गेस ये हमने लिख लिया है, ठीक है। और कैल्शियम एंड पोटेशियम का वाटर के साथ, तो आई गेस ये भी हमने लिख लिया है, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। सॉल्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ ये है नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा, ये वाला कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको प्लीज़ आप लोग एक बार बना के दीजिए, देखिएगा, अगर नहीं ये नहीं बनता है इन केस तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। देखिए हाइड्रोजन गैस हमको पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल के आती है। राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि जब आयरन, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि आयरन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ, आयरन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा FeSO4 आयरन सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमको क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन द जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अच्छा, जिंक जब आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड होगा तो क्या होगा। देखिए जिंक है और इसको आप आयरन सल्फेट के इक्वेशन में डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए जिंक और आयरन में से आपको देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ऑफकोर्स जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, और हमारा आयरन जो है वो अकेले रह जाएगा, ठीक है। चलिए तो एज ऑफ नाउ हमने यहाँ तक चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। हम लेक्चर कंटिन्यू ही रखेंगे और हम डायरेक्टली बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमको बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात सर हमको अचानक से क्यों करनी है, तो उसका भी पूरा बेसिक आपको बताया जाएगा, तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। ये पेज किसी काम का नहीं यहाँ, ओके। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। एक मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट कर रहा है। देखिए अभी तक हमने जो मेटल्स के रिएक्शंस देखे, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर ले जाके देखूं, अभी तक हमने मेटल को किससे किससे रिएक्ट कराया, ठीक है। तो मेटल को हमने रिएक्ट कराया था सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर हमने रिएक्ट कराया था इसको पानी के साथ, ठीक है, वाटर के साथ, फिर हमने इसको रिएक्ट करा दिया था एसिड के साथ, ठीक है, फिर हमने इसको रिएक्ट करा दिया था मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ,
ठीक है, तो हमको कुछ अलग अलग चीज़ें पता चली। अब फाइनली हमको एक मेटल को भिड़ाना है एक नॉन मेटल से, ठीक है, एक मेटल को भिड़ाना है एक नॉन मेटल से। सर तो क्या चीज़ें उतनी ही ईजी रहेंगी? देखो ईजी तो वैसे हैं चीज़ें, ठीक है, बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर क्यों रहे हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करने से क्या बनेगा, ठीक है। तो हमको पता है कि मेटल और नॉन मेटल प्लस मोस्टली रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ये हमको पता है, और रिएक्शंस बहुत ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है। मैटर ये नहीं है कि बन क्या रहा है, मैटर ये है कि ये दोनों रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि ये दोनों रिएक्ट कर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्या हो जा रहा है कि ये दोनों रिएक्ट कर जा रहे हैं। तो इसी टॉपिक को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो हमको हमारे पास एक मेटल है, इसको हमको रिएक्ट कराना है एक नॉन मेटल से, ठीक है। अच्छा, हमको पता है कि जब मेटल या नॉन मेटल या मेटल एसिड के साथ, मेटल किसी के भी साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन का मतलब होता है एटॉमिक लेवल पे, एटम्स के लेवल पे चीज़ें या तो कंबाइन हो रही हैं या ब्रेक हो रही हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो मेटल के एटॉमिक लेवल पे भी हम जाएंगे और नॉन मेटल के भी हम एटॉमिक लेवल पे जाएंगे, दोनों के ही हम एटॉमिक लेवल पे जा रहे हैं। अब जब दोनों के हम एटॉमिक लेवल पे जा रहे हैं तो एटम के अंदर क्या चीज़ है? देखिए, हमको बोर का मॉडल पता है, ठीक है, हमको पता है कि भाई सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव करते रहते हैं, बहुत ईजी वे में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एटम, मेटल का एटम और नॉन मेटल का एटम दोनों क्या करेंगे, आपस में या तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, या तो नहीं, मोस्टली मेटल ही इलेक्ट्रॉन देगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो एटम के अंदर क्या होता है, मेटल का जो एटम है उसके अंदर ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, वो नॉन मेटल को देगा। तो जब मेटल का एटम अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के एटम को दे रहा है तो यहां पे हो रहा है रिएक्शन। अब देखिए, हम मेटल नॉन मेटल के रिएक्शन पे कहां पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? इस तरीके से। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन, अब देखिए जैसे मैंने बोला कि मेटल में इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है नॉन मेटल को, तो हमको पता तो होना चाहिए ना कि कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं हमको जब देखते हैं हम कि मेटल के अंदर, ठीक है, इनसाइड मेटल, मेटल के अंदर अगर हम देखें, मेटल के अंदर देखने का मतलब है मेटल के एटम के अंदर जब हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इनसाइड एटम अगर हम देखें, ये दोनों के लिए है, चाहे हम मेटल के लिए देखें चाहे नॉन मेटल के देख लिए, हमको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं, हाउ दे आर अरेंज्ड, ठीक है। और इसीलिए हमको पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहां से हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या है हमारा नया टॉपिक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही तो ट्रांसफ़र होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तभी तो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र हो, ये किस बात से पता चलेगा? ये पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, जिसमें ये सेंटर पे हमारे पास न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या रहता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है। अच्छा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहते हैं, शेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे पहला शेल जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपको पहला शेल दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप ये दूसरा शेल दिख रहे हैं, ठीक। फिर यहाँ पे तीसरा शेल मैं ले लेता हूँ, येलो कलर का ले लेता हूँ, ये हो गया तीसरा शेल, ये हो गया चौथा शेल। इन शेल्स का हमने क्या नाम दिया रहता है, के, एल, एम और एन, ठीक है। तो सर क्या ये हर एलिमेंट का है? हाँ बिल्कुल, ये हर एलिमेंट का है, ठीक है। तो देखो, मतलब समझो, हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 118 एलिमेंट्स हैं।
अब इसमें से हो सकते हैं कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड हैं, ठीक है। लेकिन सबके पास एटम तो है ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ना, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो है, ठीक है। तो हमको क्या करनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करनी है। तो सर क्या पूरे 118 के बारे में बात करेंगे? नहीं, हम मैक्सिमम बात करेंगे 16-17 तक, ठीक है, या मैक्स टू मैक्स 20 तक बात कर लेंगे। उसके ज़्यादा आगे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमको 10th के लेवल पे, ठीक है। क्योंकि जैसे फिर हम हाई लेवल पे पहुंचते हैं तो उसके लिए फिर हमको 1:2, 2:2, 2p6 ये वाले कॉन्फ़िगरेशंस को हमको यूज़ करना पड़ता है। फिर हम वहाँ पे KLMN को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले सर हम किनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। तो देखो, ये जो 118 एलिमेंट हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे नोबल गैसेस के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? नोबल गैस के बारे में। अब क्यों नोबल गैस को स्टडी करना है? क्योंकि नोबल गैस के जो शेल्स होते हैं ना, ये जो शेल्स होते हैं ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। अभी देखेंगे इनका कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी शेल हैं, एक शेल है तो वो भी पूरा भरा होगा, 2 शेल है तो वो भी पूरा भरा होगा, 3 शेल है तो वो भी, 4 शेल है तो वो भी पूरा भरा होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर शेल के भरे होने का कोई मतलब है? हाँ बिल्कुल, अगर कोई शेल पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या बोलते हैं? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। कैसा है? लेस रिएक्टिव। तो अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो वो तो रिएक्टिव नहीं रहा, लेस रिएक्टिव, एकदम कम रिएक्टिव रहा, ठीक है। तो याद रखिए हर एलिमेंट जो है, ठीक है, यहाँ पे हम जितने भी मेटल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक, या जितने नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे, सब कोशिश करेंगे कि सबके शेल कंप्लीटली फिल्ड हों, सब अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करें, सब लेस रिएक्टिव मोड में आ जाएं, ठीक है। आप हमेशा ये नहीं चाहोगे कि आप हमेशा रिएक्टिव मोड में रहो, ठीक है। आप चाहोगे कि आप अपना काम खत्म करो, फिर आके आप रेस्ट करो। सेम इनका भी यही है, जो रिएक्शन करना है हो जाए, उसके बाद ये लेस रिएक्टिव या ऑक्टेट कंप्लीट वाले मोड में आ जाए, ठीक है। अब सर आपने 4 शेल बताया यहाँ पे, K, L, M और N। तो कब बोलेंगे कि इनका शेल कंप्लीट है? तो देखिए इसका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है 2n² का, ठीक है। अब उसमें नहीं जाता, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि K में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, L में 8, 18 और यहाँ पे 32, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इसका नंबर रहता है, ठीक है, 2, 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18 और 32, ठीक है। तो K में 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, L में 8 से ज़्यादा नहीं, M में 18 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, और N में 32 से ज़्यादा नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन्स। ये हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है दिमाग में आपके आ रहा होगा सर ये 2n² क्या है? तो बेटा ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो K शेल के अंदर आ सकता है ना, वो बताता है। तो सर यहाँ n का मतलब क्या है? K में n का मतलब होता है 1। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके लिखूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू होती है 1 K के लिए, L के लिए होती है n की वैल्यू 2, यहाँ पे n की वैल्यू होती है 3 और यहाँ पे n की वैल्यू होती है 4, ठीक है। तो अगर आप n की वैल्यू 4 रख के देखिए यहाँ पे 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2 × 16 हो जाएगा 32, आ गया, है ना। वैसे ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये नंबर्स याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट कर रहा है ये समझने के लिए हमने क्या पढ़ना शुरू कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पीरियोडिक टेबल लगा के रखा हुआ है, ठीक है, सब पीरियोडिक टेबल। अब अभी मैं बोल रहा था आपको नोबल गैस, तो ये देखिए
ये जो आपको लास्ट वाली लाइन जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये इनको बोलते हैं नोबल गैस। ठीक है, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इसको बोला जाता है पीरियड। ठीक है, इनको बोलते हैं हम पीरियड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको रेड कलर में दिख रहे होंगे। तो ये रेड कलर वाले क्या हैं? ये रेड कलर वाले क्या हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये रेड कलर वाले क्या हैं? मेटल है। ठीक है, रेड कलर वाले क्या है? मेटल। ठीक है, और ये येलो कलर वाले क्या हैं? मेटलॉइड्स, जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं। ये जो दिख रहा है पर्पल कलर में वॉयलेट जैसे, ये हो गए नॉन मेटल्स। ठीक है, अच्छा सर हॉरिजॉन्टल वाले को पीरियड बोलते हैं, तो वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स, है ना। ये ग्रुप है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18th। तो ये जो 18th ग्रुप होता है ना, 18th ग्रुप, इसी को बोला जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। ठीक है, अभी आप ना इनका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को जो है वो मेटल के साइड पे रखा गया है। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ना, इट इज़ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। वैसे तो हमारा एक चैप्टर होता था पहले, चैप्टर 5 करके एक होता था केमिस्ट्री में ही, जहाँ पे हम इसके बारे में बात करते थे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करके एक चैप्टर होता था, बट वो अभी डिलीटेड है। ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे उसके बारे में हम याद रखें। अगर वो चैप्टर होता तो फिर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो याद हो जाते हैं। ठीक है, वैसे अभी तक आप क्लास 10th में, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स तो याद होने ही चाहिए पीरियड में। ठीक है, और वर्टिकल में अगर आप देखें तो आपको जो है ग्रुप में पहला ग्रुप आप याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है हेली ना कि रब से फरियाद, ये एक ट्रिक है। आप सेकंड ग्रुप याद रख सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सेकंड हो गया। फिर आप 13th ग्रुप याद रख सकते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, फिर 14 ग्रुप कर सकते हैं, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। ठीक, और वैसे ही 15 ग्रुप भी है। ठीक है, नेहा प्रीति ऐश्वर्या सब भिखारी, ये थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, बट आप देख सकते हैं, उससे टीपो। ठीक, चलो तो इस तरह से 16 ग्रुप आप याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आपको और भी ट्रिक्स मिल सकते हैं। अगर ये चैप्टर होता तो हम और डिटेल में पढ़ते। ठीक है, बट अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सीधा नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन पे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप नोबल गैस देखें तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, शुरू के 3 है, बाद वाले जो है क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन है। ठीक है, क्रिप्टॉन का नाम आपने शायद सुना होगा अगर आप सुपरमैन मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 3 के बारे में बात की गई है, हीलियम, नियॉन और आर्गन के बारे में। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का है 10। इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये है 2, ये है 10 और ये है 18। अब देखिए हमने पढ़ा ना कि K में मैक्सिमम कितना आ सकता है? 2 आ सकते हैं। L में कितना आ सकता है? 8 में। ठीक है, M में 18 और N में 32। तो अब इसके पास 2 एटॉमिक नंबर हैं, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? K शेल में। तो L, M और N शेल जो है वो वैकेंट है, जो भी शेल है वो कंप्लीट है। इसीलिए नोबल गैस को बोलते हैं कि इनका ऑक्टेट जो होता है ना वो कंप्लीट होता है। ठीक है, एक मिनट, इनका जो ऑक्टेट होता है वो कैसा होता है? कंप्लीट होता है। क्यों? जो भी शेल है कंप्लीटली भरा है। अब देखिए नियॉन 10 एटॉमिक नंबर, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 K ने ले लिए, फिर सेकंड था L की कैपेसिटी 8 थी, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ गए, बाकी 2 वैकेंट हो गए। ऑर्गन 18 है, 2 8 और 8। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ कैपेसिटी तो 18 की थी। देखिए कैपेसिटी 18 की है, लेकिन पहले यहाँ पे 8 तक भरा जाता है, उसके बाद ये इसमें शिफ्ट कर जाता है N में। ठीक है, तो ये एक अलग मैटर है डिस्कशन का, ये हम कभी और बात करेंगे इस बारे में। चलिए, तो बेसिकली नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है कि K, L, M, N भरे हुए होने चाहिए, हमेशा इसी
ऑक्टेट या इसी तरीके के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं सारे मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए सोडियम का यहाँ पे दिया हुआ है ना एग्जांपल, सोडियम कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है ना। अब आपको पता है K में 2 आ सकता है, L में मैक्सिमम 8 आ सकता है, तो M के लिए क्या बचा 1। अब देखिए इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है कि भाई जितने शेल हों भरे हुए हों। तो पहला शेल तो भरा है, दूसरा शेल भी भरा है, ये तीसरा शेल में बस एक आ गया कहीं से, अगर इस एक को मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये भी तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा ना। यस, तो सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, अपने अंदर से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 1 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे अपने अंदर से, डोनेट करेंगे। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 और 6, पहला K में 2 है और L में 6 है। L में कितने होने चाहिए, L में होने चाहिए 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहीं से, है ना। इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, इसको कहीं से 2 दे देंगे, इसको कहीं से 1 दे देंगे, इसको फिर 3, इसको 2, इसको 1, ऐसा करेंगे तो इन सब का क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मोटी मोटी बात ये समझ में आनी चाहिए कि यार मेटल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। दैट्स इट, इतना ही कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ना है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमको इसमें आगे बढ़ना है कि सर कंपाउंड्स बनेंगे कैसे। ठीक है, जब मेटल और नॉन मेटल मिलता है ना तो बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स। क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, याद रखिएगा इसको, मेटल और नॉन मेटल मिलके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब आयनिक कंपाउंड बन कैसे रहा है, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, इसको चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। When a metal and non-metal combines, ठीक है, they create ionic compound, ये ionic compound को बनाते हैं। ठीक है, देखिए हमारी जो प्रिपरेशन है दैट विल बी, या हमने जो भी एक कोर्सेस मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ सोलली बेस्ड फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, NTSC वगैरह के लिए अभी यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल नहीं है, जल्दी ही अवेलेबल कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए हावेवर अगर आप NTSC की तैयारी कर भी रहे हैं तो अगर आपको बेसिक्स की ज़रूरत है तो आप बेसिक्स के लिए बिल्कुल इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हाउ आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो देखिए हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए ठीक है, ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, याद क्या रखना है इसमें, अगर जैसा कि मैंने बोला अगर आपको 1 से लेकर 30 तक, 1 से 30 नहीं भी याद है, अगर 1 से 20 तक के भी अगर एलिमेंट्स याद हैं, ठीक है, तो भी आप इस चीज़ को आराम से कर लोगे। ठीक है, हम ये टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, अगर अभी भी टाइम बचा रहा तो मैं इसको याद करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, ये हम देख लेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हम 2 आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा हम बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि यार बताओ सोडियम क्लोराइड कैसे बना, ठीक है, तो अब देखो ये बना किससे, ये बना है सोडियम से और ये क्लोरीन से। ठीक, चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे ये देखते हैं। सोडियम क्लोराइड आपको पता है ये किन 2 कंपाउंड से मिलके बना है, ये एक बना है सोडियम से और बना है क्लोरीन से। तो आप सोडियम और क्लोरीन के ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 2 8 1।
क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 2 8 7। अगर अब आप देखें, है ना, नोबल गैस क्या था? नोबल गैस ऑक्टेट क्या रहता है भाई? या तो 2 रहे, या तो 2 और 8 रहे, या तो 2 8 और 8 रहे। ये तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो 2 और 8 तक तो ठीक था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे 2 8 7 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ना क्लोरीन को दे देगा और काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं वो कैसे रहा है। अब ये है सोडियम जो कि है 2 8 1। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिए, तो ये क्या बन गया 2 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब ये क्या है, ये सिर्फ सोडियम नहीं है, ये सोडियम आयन है। अब इस पर कौन सा चार्ज होगा? देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, अगर आप अपने अंदर से नेगेटिव चार्ज को निकालोगे तो आपके अंदर क्या रहेगी? पॉजिटिव चार्ज रहेगी ना। ये कुछ ऐसा ही है, सोडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो उसके अंदर क्या बच गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेम वैसे ही अगर मैं बात करूं क्लोरीन के बारे में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकला ये क्लोरीन ने पिक कर लिया, ठीक है। अब क्लोरीन जो कि 2 8 7 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब याद रखो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो नेगेटिव चीज़ें ले रहा है, तो उसके अंदर नेगेटिव ही तो आएंगी ना। तो ये क्लोरीन माइनस बन जाता है और ये 2 8 और 8 ये भी अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। चलिए अब सर इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? तो देखो डॉट स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी सा चीज़ है। अब देखो ये है सोडियम, ठीक है। अब सोडियम के पास जितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं, ठीक है। देखो सोडियम का ये होता है आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाला सेल। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। इसी एक इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, वैलेंसी भी बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को ना मैं ऐसे डॉट से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब सोडियम को किससे रिएक्ट कराया गया है? क्लोरीन के साथ, तो ये हो गया क्लोरीन। अब क्लोरीन के सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। इसको मैं क्रॉस से शो कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और एक बचा 7। अब मुझे ये पता है कि भाई ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास यहाँ आया है, ठीक है। आपको ऐसे रंग बिरंगा नहीं बनाना है, ठीक है, कलरफुल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली बनाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इतना करने के बाद क्या हो रहा है? तो इतना करने के बाद रिएक्शन हो रहा है, सोडियम जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये, और क्लोरीन जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 खुद के थे और एक इसने ले लिया था सोडियम से, दैट्स इट। ये हो गया NaCl। तो ये सिंपल, इसको हम लिख रहे हैं NaCl और ये हो गया NaCl, ठीक है। हालांकि दिस इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन, ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है, बट ये जस्ट आपको ये समझाने के लिए था, ठीक है, कि NaCl का कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन रहा है या NaCl फॉर्म कैसे हो रहा है। सर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड भी आपके NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, ये भी बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक। तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं फटाफट से। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ देयर अबाउट द मैग्नीशियम क्लोराइड? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैग्नीशियम क्या होता है? Mg। अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करूँगा मैं, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है जी 2 8 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम में से ना 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, क्योंकि 2 थे, ये 2 था, शायद दिख नहीं रहा होगा, है ना, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हटाया तो यहाँ पे 2 बार प्लस आ गया। वैसे ही क्लोरीन, है ना, अब MgCl2 है, 2 बार क्लोरीन है, ठीक है, तो 2 बार नहीं, मैं यहाँ पे अभी एक ही बार लिखूंगा, ठीक है। तो क्लोरीन क्या हो गया? 2 8 7 है, ठीक है, 2 8 7 होता है क्लोरीन।
क्लोरीन को, 2 क्लोरीन है ना, दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा ये क्लोरीन माइनस, ठीक है, सॉरी ये नहीं आएगा, क्लोरीन माइनस दैट इज 2 8 8, और ऐसे ही 2 बार होगा, ठीक है, दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, नहीं लिखना है बार बार, ठीक है। अब बनेगा कैसे, देखिए Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, प्लस Cl मैं यहाँ पे 2 बार ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गया ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन जो गया वो नीचे, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा Mg2+, ठीक है, और Cl 1 2 3 4 5 6 7 और एक डॉट, और यहाँ पे आपको 2 लिखना है, ठीक है। तो ये बन गया MgCl2, ठीक है, ये अलग अलग ब्रैकेट है, एक साथ लिख रहा है, ठीक। तो ये हो गए हमारे आयनिक कंपाउंड्स NaCl2 और NaCl और MgCl2, ठीक है। ये 2 अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हमने यहाँ पे बना लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट इसमें क्या बचा रहता है, नेक्स्ट इसमें हमको जस्ट बात करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में इसमें बात करनी है। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि ये यहीं पे इसको क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए मैं इसको अब रब करता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। आप नमक को ही उठा लीजिए, ठीक है, ब्रिटल होता है, हार्ड होता है, ठीक है। अब इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, पिघलने वाली पॉइंट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो याद रखना इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर इनको ब्रेक करना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बता रहे हैं। जैसे NaCl को अगर आपको सोडियम और क्लोरीन में ब्रेक करना है ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, आपको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, घुलते कहाँ पे हैं ये, तो याद रखिए ये सॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं। देखिए ये आयोनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसका ही एक और नाम है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ना, वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये इसके अंदर आसानी से घुल जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे केरोसिन हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे केरोसिन वगैरह, ठीक है, केरोसिन वगैरह, ये इसके अंदर क्या होते हैं, घुलते हैं, इसके अंदर नहीं घुलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सॉल्वेंट जो सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है केरोसिन वगैरह, ये इसके अंदर दे डू नॉट डिज़ोल्व, ये इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। चलो अच्छा, अब ये क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो देखो जनरली ये सॉलिड स्टेट में होते हैं और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो कब कंडक्ट करते हैं, तो याद रखें मॉल्टन स्टेट में, जब ये पिघले हुए रहते हैं। तो जब ये मॉल्टन स्टेट में, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा क्यों होता है कि मॉल्टन स्टेट में ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो देखिए जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, देखिए किसी को भी अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना है तो वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमको पता है कि भाई बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना स्ट्रांग रहता है कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए क्या करते हैं, हीट कराना पड़ता है।
हीट कराते हैं, पिघलता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हीट क्या करता है, ओवरकम कर देता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो हो जाते हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। तो दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, फाइन। अच्छा, ये जो NaCl और MgCl2 का हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तो बहुत कॉमन है और एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बुक में आपके और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे Na2O का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, ठीक। अच्छा, तो Na2O का कैसा बनेगा, तो Na2O 2 बार सोडियम है, ये मैं बना के दिखा देता हूँ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि आयोनिक कंपाउंड्स का ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये इतना हाई क्यों होता है। तो याद रखिए कि देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको हीट रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हीट देंगे तभी कहीं जाके वो मेल्ट होगा, इसीलिए बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ पे हमको पता है 2 बार हमको सोडियम लेना है ना, सोडियम का कितना होता है हमको पता है, 281 होता है, ठीक है। तो सोडियम के अंदर से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, 2 बार करेंगे ऐसा, ठीक, तो 28 हो जाएगा। यही चीज़ हमको कितनी बार रिपीट करनी है, 2 बार करनी है, क्योंकि 2 सोडियम है। अच्छा, ऑक्सीजन क्या होता है, 26, ठीक है। अच्छा, 2 सोडियम, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन हो जाएगा O2 - 288 हो जाएगा ये। अब इसको लिखूं कैसे, तो लिखने के लिए क्या करेंगे, एक सोडियम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा सोडियम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या है, 1 2 3 4 5 6 ही है इसके पास, ठीक है, 2 और 6, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, Na2O, ठीक है। इसको यहाँ लिख देता हूँ Na2+ और O, ये 2 बार हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट में, Na+ होगा ये, और ये 2 बार होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये 2 डॉट जो इससे उधार लिया हुआ है Na2, दैट इज़ इट। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया हो। अब जो पार्ट 5 हमारा नेक्स्ट आएगा, उसमें हम बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल के बारे में, ठीक है, एक्सट्रैक्शंस, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, थर्माइट रिएक्शन क्या है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।